नमस्कार, हॉट टॉपिक में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश शर्मा। अगर सरकार चुनाव आयोग की बात मान लेती है तो जल्दी ही राजनीतिक दल एक बार में 2,000 रुपए से अधिक नकद चंदा नहीं ले सकेंगे। ये चुनावों को कालेधन से मुक्त कराने की दिशा में एक बड़ा कदम साबित हो सकता है। हालांकि जानकार कहते हैं कि जब तक नकद चंदे पर पूरी तरह से रोक नहीं लगती तब तक पारदर्शिता लाना मुश्किल है। वैसे कई गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल काले धन को सफेद करने के धंधे में भी लगे हैं, जिनके खिलाफ कार्रवाई की गई है। इन सिफारिशों को लेकर मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू को पत्र लिखा है और इन सुझावों को अमल में लाने के लिए जन प्रतिनिधित्व कानून में कुछ संशोधन करने के सुझाव भी दिए हैं। इसके साथ ये प्रस्ताव भी है कि कुल चंदे में नकदी की सीमा अधिकतम 20% या 20 करोड़ रुपए तक ही सीमित की जाए। हालांकि एक मुद्दा चुनावी बॉन्ड को लेकर भी है, जिनकी पारदर्शिता पर लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं। लेकिन फिलहाल नजर डालते हैं इस पत्र पर, जिसमें कि कई सारी बातें कही गई हैं मुख्य चुनाव आयुक्त की ओर से। इसमें यह कहा गया है कि ऐसा करने पर मनमाने चंदे पर लगाम लगाई जा सकेगी और चुनाव आयोग ने इस बारे में कानून मंत्रालय को अपना सिफारिश का पत्र भेजा है। एक बार में मिलने वाले चंदे की अधिकतम सीमा को घटाने की बात इसमें कही गई है कि जो नकदी से चंदा दिया जाता है उसकी अधिकतम सीमा को घटा दिया जाए। अभी अधिकतम सीमा 20,000 रुपए है, इसे घटाकर 2,000 रुपए करने का सुझाव दिया गया है। साथ ही यह भी कहा गया कि पार्टियों को मिलने वाले कुल चंदे में भी नकद की सीमा तय कर दी जाए। नकद चंदे को 20% या अधिकतम 20 करोड़ रुपए ही रखा जाए, यह प्रस्ताव दिया गया है और इसका मकसद है चुनावी चंदे को काले धन से मुक्त करना और चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता लाना। मुख्य चुनाव आयुक्त ने कुछ और भी संशोधनों का सुझाव दिया है और इसमें यह कहा गया है कि चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार अपना एक अलग बैंक खाता खोलें ताकि इसमें सारा लेन देन इसी खाते से किया जाए जो चुनाव से जुड़ा हो और चुनाव खर्च के ब्यौरे की जानकारी भी इसी के साथ सार्वजनिक कर दी जाए और ये जो अलग से खाता रहेगा इस पर अधिकारियों की नजर रहेगी। हाल ही में चुनाव आयोग ने 284 दलों को सूची से हटा दिया है और ये दल पंजीकृत तो थे लेकिन नियम नहीं मानते थे। ऐसे दल थे, गैर मान्यता प्राप्त दल थे, पंजीकृत थे लेकिन गैर मान्यता प्राप्त थे। इन पंजीकृत दलों की आड़ में चंदे का खेल चल रहा था और आयकर विभाग ने कर चोरी के आरोप में इनमें से कई दलों के दफ्तरों पर छापे भी मारे थे। ये पंजीकृत दल वो हैं जो कभी चुनाव नहीं लड़ते थे लेकिन इन्होंने चुनाव आयोग से पंजीकरण करवा रखा था और बड़ी मात्रा से लोगों से चंदा भी ले रहे थे। इन पर आरोप था कि ये काले धन को सफेद में बदलते थे। फर्जी पते पर मौजूद 111 राजनीतिक दलों पर भी हाल में गाज गिराई गई थी और काले धन को सफेद बनाने का धंधा इन दलों के माध्यम से किया जा रहा था और चुनाव आयोग ने 2,351 दलों की सूची आयकर विभाग को सौंपी है। तो ये कई सारे कदम हैं जो चुनाव आयोग उठा रहा है अगले लोकसभा चुनाव से पहले, ताकि चंदे में पारदर्शिता लाई जा सके, चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता लाई जा सके। लेकिन क्या ये कदम कारगर हैं? हमने कुछ देर पहले बात की नेशनल इलेक्शन वॉच के प्रोफेसर जगदीप छोकर से। इसी बारे में हमने उनसे पूछा कि आखिर ये जो सारा चुनाव आयोग की ओर से कदम उठाया जा रहा है इसका मकसद क्या है और क्या उन्हें लगता है कि इस कदम से चुनावी चंदे में पारदर्शिता आएगी? मेरा ख्याल में तो पारदर्शिता नहीं आएगी, क्योंकि जो कैश में चंदा दिया जाता है उसको डिक्लेयर तो कोई करता नहीं है। ये जो अजम्पशन है कि लोग कैश में चंदा देंगे और उसको डिक्लेयर करेंगे और जो राजनीतिक दल कैश में चंदा लेंगी वो उसको डिक्लेयर करेंगी, ये अजम्पशन मेरे ख्याल में सही नहीं है। क्योंकि उसमें लिखा गया है कि कोई भी इंडिविजुअल व कोई संस्था पॉलिटिकल पार्टी को 20% टोटल डोनेशन का या 20 करोड़ से ज्यादा कैश में चंदा नहीं दे सकता। अब आप एग्जाम्पल लीजिए कि अगर कोई 200 करोड़ रुपया पार्टी को दे रहा है और 180 करोड़ तो वो कैश में, वो चेक में देगा और कहेगा 20 करोड़ मैं कैश में दे रहा हूं और वो 20 करोड़ की कैश को डिक्लेयर करेगा, तो पहली बात तो उससे ये पूछा जाएगा कि आपको 20 करोड़ कहां से मिला। बिल्कुल। तो और दूसरे, अगर डिक्लेयर करना है तो फिर कैश में देने की जरूरत क्या है, मैं समझता हूं। लेकिन शायद ये है कि 20 करोड़ जो है सारे स्रोतों के साथ उसकी सीमा अधिकतम तय की गई और दूसरी बात ये भी है छोकर साहब की डिजिटल युग की क्रांति है लेकिन फिर भी नकदी खत्म नहीं हुई है, लोग नकद में लेन देन करते हैं। तो क्या इसलिए सीमा अगर तय करते हैं तो इससे अधिक पारदर्शिता नहीं आएगी?
देखिए, जो मैंने अखबारों में पढ़ा है, अभी तक मैंने इलेक्शन कमीशन की चिट्ठी तो पढ़ी नहीं है, लेकिन जो मेरी समझ में आया है कि एक सोर्स से आप 20 करोड़ या उस सोर्स की टोटल डोनेशन का 20%, विच एवर इज लेस, वो आप कैश में ले सकते हैं। तो जो भी है, लेकिन कैश का सवाल तो होना ही नहीं चाहिए। जैसे आप कह रहे हैं, आज डिजिटल युग है, और जब डीमोनेटाइजेशन हुआ था तो ये कहा गया था कि रिक्शे वाले और जो ठेले पे सब्जी बेचते हैं उन लोगों को भी पेटीएम से पैसा लेना चाहिए और कैशलेस इकोनॉमी होनी चाहिए। तो पॉलिटिकल पार्टियों के लिए 2,000 रुपए और 20% और 20 करोड़ ज्यादा से ज्यादा, ये कैश के खिड़कियां क्यों खुली हुई हैं? पॉलिटिकल पार्टियों को तो एक भी रुपया या एक भी पैसा डिजिटल के अलावा लेना ही नहीं चाहिए, क्योंकि इतने बड़े उनके पास संसाधन हैं। तो ये जब तक ये कैश की विंडो खुली रहेगी, मेरे ख्याल में इसमें काला धन आना रुकेगा नहीं। और मुझे तो ये भी लगता है, आप बेशक इसको पेसिमिस्टिक सोचिए या क्रिटिकल सोचिए, कि कैश की विंडो खुली इसीलिए रखी जाती है कि काला पैसा आता रहे थ्रू वन सोर्स और दी अदर। तो ऐसे में फिर क्या करना चाहिए? जिस तरह से काले धन की बढ़ोतरी हो रही है चुनाव में, इस पर रोक लगाने के लिए और क्या कदम हैं जो उठाए जा सकते हैं? इसके रोक के लिए तो आपने खुद ही कहा कि डिजिटल युग है, तो हर पेमेंट पॉलिटिकल पार्टी की डिजिटल होनी चाहिए, हर पेमेंट पॉलिटिकल पार्टी को डिजिटल होनी चाहिए, और जो पेमेंट पॉलिटिकल पार्टी करे वो भी डिजिटल होनी चाहिए। पॉलिटिकल पार्टियों को नॉन डिजिटल पेमेंट करने का अधिकार होना ही नहीं चाहिए। एक तो ये तरीका है जी। दूसरा तो फिर वो मॉरल तरीका हो जाता है कि पॉलिटिकल पार्टियां अपना पूरा खर्चा डिक्लेयर करें। जो खर्चा पॉलिटिकल पार्टियां डिक्लेयर करती हैं इलेक्शन में, और जो खर्चा कैंडिडेट डिक्लेयर करते हैं इलेक्शन में, उनमें आपस में ही डिफरेंस होता है। एक कैंडिडेट कहता है कि मुझको पॉलिटिकल पार्टी ने X रुपए दिए, और पॉलिटिकल पार्टी कहती है हमने उसी कैंडिडेट को Y रुपए दिए। जी। तो इनके आपस में ही नहीं जब एक्सपेंडिचर स्टेटमेंट मिलते हैं तो उन पर विश्वास कैसे किया जा सकता? एक चीज ये भी देखने में आई है कि कई फर्जी राजनीतिक दल चल रहे हैं, काले धन को सफेद कर रहे हैं। इनके दफ्तर ऐसे, जो आप जाएंगे तो आपको लगेगा कि पॉलिटिकल पार्टी का दफ्तर यहाँ हो सकता है क्या? आयकर विभाग को उनके नाम भी दिए गए। इस पर किस तरह से लगाम कसी जा सकती है? देखिए, ये जो राजनीतिक दल जिनको ये कहा गया है कि उनको खत्म किया गया है, एक तो हमारे देश का कानून ये है कि जो राजनीतिक दल एक दफा रजिस्टर हो जाता है उसको डी रजिस्टर करने का अधिकार किसी को है ही नहीं। ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। हाँ, चुनाव आयोग उसको रजिस्टर कर सकता है, 3 कंडीशन हैं, लेकिन आज तक चुनाव आयोग ने किसी को डी रजिस्टर नहीं किया है। ये जितने 300-400 दलों की बात हुई है जिन पे छापे पड़े हैं और ये सब हुआ है, ये वो दल थे जो रजिस्टर्ड थे लेकिन अनरिकग्नाइज थे। जी। इनमें बहुत से दल ऐसे थे कि वो सिर्फ नाम के वास्ते थे। किसी एक कहीं किसी छोटे से घर में एड्रेस दिया गया है, वहां 150 करोड़ रुपए इकट्ठे कर लिए गए और उन पे टैक्स नहीं दिया गया। ये सब क्योंकि राजनीतिक दलों की आमदनी इनकम टैक्स से एग्जेम्प्ट है, उसके लिए ये बनाए गए हैं। और अब तो इलेक्टोरल बॉन्ड के थ्रू और भी रास्ते खुल गए हैं। तो ये वो पार्टियां हैं जिन्होंने कभी इलेक्शन लड़ा ही नहीं। राजनीतिक दलों को इस हिसाब से देखना चाहिए। एक तो ये हैं जो सिर्फ कागज पे हैं, जिन्होंने कोई राजनीतिक काम कभी किया नहीं पूरी उनकी जिंदगी में। दूसरे जो छोटे दल हैं जो चुनाव लड़ते हैं, उनकी हालत बहुत कमजोर है क्योंकि उनको कोई पैसा नहीं देना चाहता। जी। तो ये जितनी बात अभी तक हुई है, ये तो रजिस्टर्ड बट अनरिकग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टियों के बारे में हुई है। आपने इलेक्टोरल बॉन्ड का जिक्र किया, लेकिन वो बॉन्ड जो आए हैं वो भी विवादों से घिरे हुए हैं। हम जानते हैं कि जब सुप्रीम कोर्ट में इन्हें चुनौती दी गई तो वहां पर खुद सुप्रीम कोर्ट ने भी कई सवाल इन बॉन्ड्स को लेकर के उठाए। तो ऐसे में ये बॉन्ड कितने कारगर हैं पारदर्शिता लाने में? देखिए, वो ये कहना कि कोशिश की गई थी कि इनसे पारदर्शिता आए, इससे तो
मैं विद रिस्पेक्ट बात नहीं करता, क्योंकि दिन ये हमारे जो स्वर्गीय वित्त मंत्री अब हैं अरुण जेटली जी, उन्होंने जिस दिन का अनाउंस किया था 1 फरवरी 2017 में, उसी दिन दोपहर में उन्होंने एक मीडिया इंटरैक्शन में कहा था कि दी बॉन्ड्स विल बी बेयरर इन कैरेक्टर, द आइडेंटिटी ऑफ द डोनर विल बी एनोनिमस। जी, इस जहां पैसा देने वाले की पहचान गुप्त रहे, उससे ट्रांसपेरेंसी कैसे आ सकती है, ये मुझे कभी समझ में नहीं आया। इसमें तो और बहुत सी बातें हैं। इलेक्शन कमीशन ने इसका विरोध किया था, इसके इशू होने से पहले रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने विरोध किया था। ये कहा गया था कि इनकी आइडेंटिफिकेशन हो ही नहीं सकती, ये तो बिल्कुल गुमनाम है। लेकिन फिर पता लगा कि अगर इसको आप अल्ट्रा वायलेट के नीचे रखें तो आपको एक यूनिक अल्फा न्यूमेरिक नंबर मिलता है। इनके लिए कंपनी लॉ में एक प्रस्ताव था, वो प्रयोजन था कि कोई भी कंपनी अपने पिछले 3 साल के एवरेज प्रॉफिट के 7.5% से ज्यादा किसी पार्टी को चंदा नहीं दे सकती। वो 7.5% की सीमा हटा दी गई है। अब चाहे कॉर्पोरेट अपना पूरा प्रॉफिट दे दे और चाहे उसको प्रॉफिट ना भी हो फिर भी दे दे, कॉर्पोरेट पॉलिटिकल पार्टी को पैसा देगी, उसको उसका नाम और वो अमाउंट जो दिया है वो डिक्लेयर करना पड़ेगा। वो प्रावधान हटा दिया गया। तो इससे तो जितने ट्रांसपेरेंसी के कोई छोटे मोटे रास्ते थे वो भी सब बंद हो गए हैं। शुक्रिया आपका छोकर साहब, हमारे साथ जुड़ने के लिए, विस्तार से समझाने के लिए कि चुनाव में पारदर्शिता लाना कितना मुश्किल और कितना चुनौतीपूर्ण काम है। हॉट टॉपिक में फिलहाल वक्त एक ब्रेक का। यूपी विधानसभा में आज पक्ष विपक्ष में तीखी बहस हुई। पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्था पर सवाल उठाए। जवाब देने खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खड़े हुए और एक एक करके सपा प्रमुख के आरोपों पर पलटवार किया। कोरोना के बाद और कोरोना के समय पर जो देखा है लोगों ने, आज भी भूला नहीं जा सकता। सरकारी अस्पताल में जाने के बाद जो दुर्दशा कोरोना में हुई, हम अपने अस्पतालों को नहीं सुधार पाए। आप किसी अस्पताल में चले जाइए, पीएससी, सीएससी, जिला अस्पताल, मेडिकल कॉलेज, सब में हाथ खड़े कर दिए डॉक्टरों ने। और कंधे पे लाश जाना, मोटरसाइकिल पे लाश जाना, ये कहां की तस्वीरें हैं? ये विश्व तस्वीरें देखेगा तो कहां जाएंगे आप? मुझे लगता है नेता प्रतिपक्ष को एक जिम्मेदार नेता के रूप में सदन में बोलना चाहिए, तथ्यों पे बोलना चाहिए। जो आंकड़े हों, उन आंकड़ों को एक बार सत्यापन करा करके अगर वे बोलेंगे तो ये विश्वसनीयता उनकी भी, उनके दल की भी बनी रहेगी और साथ साथ इस व्यवस्था के प्रति भी आम जनमानस का विश्वास डगमगाएगा नहीं। और यह अगर विश्वास डगमगाएगा, ये लोकतंत्र के लिए बहुत खतरनाक दिन होगा। तो हॉट टॉपिक में इतना ही। नमस्कार।